स्टूडेंट्स नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और आज अपन पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय अभिक्रिया में पहला प्रकार है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना या फिर विभाजित होना, इस घटना को या इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे नाभिकीय विखंडन। यानी किसी भारी नाभिक का दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को अपन कैसे समझेंगे, जैसे कि आपको देख पा रहे हो यहाँ पर कि यूरेनियम 235 एक नाभिक है हमारे पास 92 यूरेनियम 235। इसको अपन यदि एक न्यूट्रॉन से टक्कर करवाते हैं, जब एक न्यूट्रॉन से अपन टक्कर करवाएंगे तो ये टक्कर करके दो नाभिकों में टूट रहा है, 56 Be141 यानी बेरियम में और क्रिप्टॉन में 37 क्रिप्टॉन 92। तो ये दो नाभिकों में टूट रहा है और इसके साथ हमें 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त हो रहे हैं। इस विक्रिया को अपन ऐसे लिखेंगे कि यूरेनियम 235 कि जब टक्कर करवाते हैं 0n1 एक न्यूट्रॉन से अपन जब टक्कर करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, दो नाभिक मिलते हैं 56 Be141 यानी कि बेरियम प्लस क्रिप्टॉन 37 क्रिप्टॉन 92 प्लस हमें प्राप्त होते हैं 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो इस रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यूरेनियम 235 के जब एक न्यूट्रॉन से जब वो टक्कर करेगा तो हमें बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, इसी के साथ ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये क्या हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिक का क्या हुआ, विखंडन हुआ है, यानी कि यूरेनियम टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन में इसके साथ दो नाभिक बन गए और 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त हो गए। तो इसको अपन कहेंगे नाभिकीय विखंडन। तो समझ में आया नाभिकीय विखंडन क्या होता है। चलो, नाभिकीय विखंडन के अंदर जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसके अंदर अपन पहला प्रकार पढ़ेंगे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। चलो, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। देखो, जब नाभिक टूटता है, जैसे कि अपने यूरेनियम की बात की, यूरेनियम जब एक न्यूट्रॉन से टक्कर करता है तो हमें इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं। अब देखो, वो तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर वो तीनों न्यूट्रॉन किसी नाभिक से फिर टक्कर करेंगे, यानी किसी यूरेनियम से फिर टक्कर करेंगे। एक यूरेनियम जब वो टक्कर करेंगे तो 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार एक श्रृंखला चलती रहेगी। कैसे कि इसको इस प्रकार समझे कि यहां से एक यूरेनियम था, इसकी टक्कर एक न्यूट्रॉन से हुई तो फिर हमें कितने नाभिक प्राप्त हुए, अरे 2 नाभिक और 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त हुए। 3 न्यूट्रॉन में से फिर ये न्यूट्रॉन क्या करता है, एक फिर यूरेनियम को टक्कर करता है, फिर यहाँ से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते जाते हैं और यदि यूरेनियम है तो वो टक्कर करते जाते हैं और ये अभिक्रिया चलती रहती है। इसको कहेंगे अपन नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है। समझ में आई नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है। देखो, और अभी है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को न्यूट्रॉन गुणन गुणांक से मापा जाता है। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के से मापा जाता है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को न्यूट्रॉन गुणन गुणांक से मापा जाता है। अब न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के क्या होता है, तो के बराबर होता है किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बटे इसकी पूर्व की पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आ रहा है, के है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। क्या है ये नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को मापते हैं, इससे के से मापते हैं। कैसे पता लगाते हैं कि किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का हमने बात की कि ये एक नाभिक था, इसके टक्कर करने से 3 न्यूट्रॉन हमें फिर प्राप्त हुए। ठीक है, ये 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। फिर ये एक यूरेनियम से टक्कर करेगा, ठीक है, तो ये फिर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त करेगा और 2 नाभिक हमें मिलेंगे। फिर यहाँ पर ये 3 न्यूट्रॉन है, फिर ये किसी यूरेनियम से टक्कर करेंगे तीनों। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन था, ये टक्कर करके 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। 3 न्यूट्रॉन मिलकर तीनों एक से टक्कर करेंगे यूरेनियम से, 3 प्राप्त होंगे। यहाँ पर 3 है, इधर कितने हो जाएंगे, फिर 9 न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार 9 आगे फिर यूरेनियम से टक्कर करेंगे तो 27 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया भी आगे के आगे चलती जाएगी। तो अपन किसी भी पीढ़ी में बात कर सकते हैं कि मान लेते हैं भाई इस पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन,
इसमें कितने हैं, इस पीढ़ी में 9 न्यूट्रॉन थे, तो ये किसी भी पीढ़ी में 9 न्यूट्रॉन, इसमें 9 न्यूट्रॉन है बटे इससे पूर्व की पीढ़ी, इससे पूर्व की पीढ़ी में कितने थे, 3 थे, तो 9/3 कितना आया, के का मान 3 आया। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के से नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को मापते हैं। समझ में आया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को कैसे मापते हैं। अब देखो के का मान किस प्रकार 3, देखो यदि के का मान 1 से ज्यादा है, के का मान 1 से ज्यादा है, के का मान यदि 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, के का मान 1 से ज्यादा कब हो रहा है, अब यहां पर जो न्यूट्रॉन तीनों टक्कर कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया क्या है, तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, अभिक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ रही है। चलो यदि के का मान 1 के बराबर है, के का मान 1 के बराबर कब होगा, देखो यहां पर भी न्यूट्रॉन 3 होता है, यहां पर भी न्यूट्रॉन 3 होते, तो 3/3 यानी 1 होता, तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, एक समान दर से चल रही है, अभिक्रिया एक समान दर से चल रही है। जब के का मान 1 आएगा तब अभिक्रिया एक समान दर से चल रही है, दर से चलेगी, ठीक है। अब देखो के का मान 1 है, और यदि के का मान लेस देन 1, के का मान 1 से छोटा है, के का मान 1 से छोटा है, जब के का मान 1 से छोटा होगा इसका मतलब कि इस यहां पर मान ज्यादा है न्यूट्रॉनों का और यहां पर कम है, तब 1 से छोटा आएगा मान। तो यदि के का मान 1 से कम आएगा तब क्या होगा, अभिक्रिया की दर घटेगी, क्या होगा, अभिक्रिया की दर निरंतर घटेगी, निरंतर घटेगी। यदि के का मान 1 से छोटा आता रहेगा तो अभिक्रिया निरंतर घटती रहेगी और अंत में रुक जाएगी, क्या हो जाएगा, अंत में रुक जाएगी। तो ये थे न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के मान और ये थी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। अब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की बात हुई, इसके आगे अपन एक यहां पर नाम आएगा क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान। क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया को यानी कि किसी भी विखंडन की अभिक्रिया को शुरू करना है अपने, तो विखंडन को शुरू करने के लिए हमें जितने न्यूनतम द्रव्यमान की आवश्यकता होती है उसको अपन कहेंगे क्रांतिक द्रव्यमान, और उससे अधिक यदि हमारे पास द्रव्यमान है तो उसको बोलेंगे अतिक्रांतिक द्रव्यमान, और उससे कम है तो अक्रांतिक द्रव्यमान बोलेंगे। समझ में आया क्रांतिक द्रव्यमान क्या है, कि विखंडन की अभिक्रिया को शुरू करने के लिए हमारे पास जिस न्यूनतम द्रव्यमान की आवश्यकता होती है उसको अपन कहेंगे क्रांतिक द्रव्यमान। तो हमने पढ़ा अभी क्रांतिक द्रव्यमान, इससे पहले श्रृंखला अभिक्रिया पड़ी। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जब यूरेनियम की टक्कर एक न्यूट्रॉन से करवाएंगे तो हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और 2 नाभिक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार वो 3 न्यूट्रॉन आगे क्या करते हैं, फिर यूरेनियम से टक्कर करते हैं और फिर 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन प्राप्त होते जाते हैं और यूरेनियम से टक्कर करते जाते हैं और ये अभिक्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार इसको बोलेंगे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। समझ में आई नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, इसको मापते हैं न्यूट्रॉन गुणन गुणांक से। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के 3 मान हो सकते हैं, या तो वो 1 से बड़ा है, यदि 1 से बड़ा है तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, निरंतर आगे बढ़ती जाएगी, तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। यदि इसका मान 1 के बराबर है इसका मतलब नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित है, चल रही है बराबर, ठीक है। और यदि 1 से छोटा है तो नाभिकीय अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, लगातार घटेगी इसकी दर और अंत में रुक जाएगी किसी भी टाइम में। चलो ये हमने पढ़ा। इसी के आगे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है नियंत्रित और एक होती है अनियंत्रित। तो लिखेंगे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यहां पर पढ़ेंगे अपन नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, नियंत्रित का मतलब हमें नियंत्रण में है अभिक्रिया। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि के का मान 1 हो, क्या हो, के का मान 1 हो। के का मान मतलब न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान 1 है, तो इसका मतलब वहां पर एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, यानी कि अभिक्रिया की दर न तो बढ़ेगी न घटेगी, एक समान दर से चलती रहती है, इसको अपन कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी कि विखंडन की वह अभिक्रिया जिसके अंदर अभिक्रिया की दर न तो बढ़ेगी न घटेगी, एक समान दर से चलेगी, इसको अपन कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यानी कि इसके लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान कितना होता है, 1 होगा। कितना होगा, न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान 1 होगा। यानी कि किसी
उससे पहले वाली पीढ़ी में भी न्यूट्रॉन 3 है, तो बाद की पीढ़ी में भी 3 है, तो 3/3 है, 1 होगा मान। अभिक्रिया न तो आगे बढ़ेगी, न तो आगे मतलब तीव्र गति से बढ़ेगी, न घटेगी, एक समान दर, जिस दर से चल रही है उसी दर से चलती रहेगी। इसको अपन कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि लगातार बढ़ती जाएगी, वो हो जाएगी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसका उदाहरण परमाणु भट्टी के अंदर होता है, यानी कि इसका उदाहरण है वो परमाणु भट्टी है। परमाणु भट्टी है, वहां पर अभिक्रिया जो होती है वो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आपको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया समझ में आई कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर विखंडन की दर न तो बढ़ती है न घटती है, एक समान दर से चलती रहती है, इसको अपन कहेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। वैसे आपके पास नोट्स होंगे, यदि जिन विद्यार्थियों तक नोट्स नहीं पहुंचे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, इस लिंक के अंदर इस पाठ के संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है। चलो, तो अपन पढ़ रहे हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसका उदाहरण है परमाणु भट्टी। ठीक है, तो अपन यहां पर पढ़ेंगे परमाणु भट्टी के बारे में। इसके लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो लिखते हैं परमाणु भट्टी। चलो, अरे परमाणु भट्टी, देखो पहले अपन पढ़ लेते हैं परमाणु भट्टी के भाग कौन कौन से होते हैं, इसके बाद अपन इसका चित्र देख लेंगे और इसकी कार्य प्रणाली को देख लेंगे। चलो, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके भाग लिख लेते हैं परमाणु भट्टी के। तो इसका पहला भाग है विखंडनकारी पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ या ईंधन। तो इसके अंदर विखंडनीय जो परमाणु भट्टी होती है, इसके अंदर विखंडनीय पदार्थ या ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में। तो एक नंबर का सवाल बन सकता है कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 में अपन लिखेंगे मंदक। मंदक क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, इसके वेग होता है। जो न्यूट्रॉन का वेग होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, समझ में आया? न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसको अपन कहेंगे मंदक। तो मंदक पदार्थ के रूप में ग्रेफाइट, मंदक पदार्थ के रूप में भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। चलो, समझ में आया? विखंडनकारी पदार्थ के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग करेंगे और मंदक के रूप में भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। चलो, इसी के आगे अपन बात करेंगे शीतलक। तो शीतलक के रूप में क्या होता है? इसमें जो अत्यधिक मात्रा में उष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा होती है, वो उष्मा के रूप में होती है। उष्मा के रूप में जो ऊर्जा होती है, जो उष्मा के रूप में होती है, उस उष्मा को बाहर निकालने के लिए अपन कुछ जल, वायु और कुछ गैसों का प्रयोग करते हैं, जिसको अपन शीतलक कहेंगे। और वो क्या करते हैं, जैसे कि अपन जल डालेंगे तो जल से क्या हो जाएगा, पूरा जल भाप के रूप में बदल जाएगा और उस भाप को बाहर निकालेंगे। जब इस भाप से क्या होता है, टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पादित होगी। तो शीतलक के रूप में क्या किसका प्रयोग करेंगे? जल, वायु या CO2 का प्रयोग करेंगे। चलो, इसी के आगे अपन यहां पर लिख लेंगे अवशोषक। या फिर इसको कहेंगे नियंत्रणकारी के रूप पदार्थ के रूप में। तो नियंत्रणकारी पदार्थ के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं कैडमियम की छड़ें। किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम की छड़ें। क्या होता है कैडमियम की छड़ें? कैडमियम क्या करता है? कैडमियम होता है वो न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। कैडमियम जो होता है वो न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है, इसके लिए इसको अवशोषक पदार्थ के रूप में उपयोग वहां पर लेते हैं परमाणु भट्टी में। नंबर 5 पर परिरक्षक। देखो, परिरक्षक क्या होता है कि जब भी जहां पर भी परमाणु भट्टी है, परमाणु भट्टी के अंदर जो अभिक्रिया होती है तो वहां पर हानिकारक विकिरण निकलते हैं। वो हानिकारक विकिरण वायुमंडल में नहीं जाए, इसलिए वहां पर कंक्रीट की दीवारें बना दी जाती हैं, जिसको अपन बोलेंगे परिरक्षक। तो जो दीवार बनाई जाती है वो परिरक्षक का कार्य करते हैं कि जो हानिकारक जो विकिरण है उसको अवशोषक कर ले। चलो, तो ये था हमारा परमाणु भट्टी। अब यहां पर एक परमाणु भट्टी का चित्र है, वो देख लेते हैं अपन।
ये जो कैडमियम की छड़ें हैं वो नियंत्रणकारी छड़ें भी हैं, अवशोषक पदार्थ भी हैं, नियंत्रणकारी छड़ें भी है। नियंत्रणकारी छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ें लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है कैडमियम। चलो, ये परमाणु भट्टी के भाग होता है। अब इसके आगे इसका अपन चित्र देख लेते हैं। एक तो इसका चित्र देख लेते हैं और इसकी कार्यविधि को मैं लिखवा लेता हूं। चलो, तो अपन लिखेंगे यहां पर, अभी चित्र देखेंगे किसका? परमाणु भट्टी का। तो परमाणु भट्टी का चित्र और इसकी क्रियाविधि, परमाणु भट्टी की क्रियाविधि या चित्र। क्रियाविधि कैसे करते हैं? इसके चारों ओर ग्रेफाइट का एक ब्लॉक तैयार करते हैं। क्या करते हैं? इसके चारों ओर ग्रेफाइट का एक ब्लॉक जो तैयार करते हैं और उस ब्लॉक के अंदर यूरेनियम की छड़ें लगा दी जाती है निश्चित स्थान पर। यूरेनियम की छड़ें लगाकर इसके बाहर की ओर कैडमियम की छड़ें लगा दी जाती है। अब कैडमियम की छड़ें लगाकर क्या करते हैं? फिर उस कैडमियम की छड़ों को बाहर निकालकर इस विक्रिया को शुरू कर दी जाती है। इसके अंदर यूरेनियम होता है और एक न्यूट्रॉन का पदार्थ होता है। तो न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है और यूरेनियम होता है। क्या करता है? टक्कर करने लगते हैं। उसके बाद वापस न्यूट्रॉन, जो कैडमियम की छड़ें हैं वो इसके अंदर डाल दी जाती है। तो जब कैडमियम की छड़ें डालेंगे तो न्यूट्रॉन है वो बढ़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? न्यूट्रॉन को अवशोषण कर लेंगे। कौन? कैडमियम। तो ज्यादा न्यूट्रॉन बढ़ेंगे नहीं, तो एक नियंत्रणकारी रूप में रहेगी। मतलब कि अभिक्रिया जो होगी वो एक नियंत्रित रहेगी, क्योंकि एक यूरेनियम के टक्कर करने से न्यूट्रॉन एक टक्कर करेगा तब हमें 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन में से कुछ न्यूट्रॉन हैं वो अवशोषित हो जाते हैं कैडमियम के छड़ों के द्वारा। तो जो अभिक्रिया रहेगी वो एक नियंत्रित रूप रहेगी। तो इसी प्रकार वहां से जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। और उस ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? शीतलक के रूप में भारी जल, शीतलक के रूप में जल वायु का उपयोग करते हैं। जैसे अपन जल का उपयोग करेंगे तो वो एक भाप के रूप में बदल जाएगा और वहां से भाप है बाहर निकालेंगे उस भाप को, तो वो टरबाइन घूमेगा। टरबाइन को घुमाएंगे और टरबाइन घुमाएंगे तो विद्युत ऊर्जा उत्पादित हो जाएगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था विखंडन, और विखंडन से हमने पढ़ा परमाणु भट्टी के बारे में और परमाणु भट्टी के चित्र को देखा। धन्यवाद।